हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रधान क्लासेज। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए इसको लाइटली नहीं लेना है। तो लाइट चैप्टर को जो मैं आज पढ़ाऊंगा इसको थोड़ा सा गौर से सुनिएगा और इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा भी, ठीक है। इस वीडियो को अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जो है लाइट, ठीक है। अब बात करते हैं कि लाइट होता क्या है। लाइट को फिजिक्स के किस ब्रांच में पढ़ते हैं, लाइट आखिर होता क्या है, होता कैसा है, इसके बारे में बहुत सारी बातें आपके मन में ख्याल में आएंगी। तो ठीक है, आज जब आप मेरा चैप्टर देखेंगे, इस पूरा वीडियो को देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा और कोई भी डाउट आपके अंदर नहीं बचेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बात बताता हूं कि लाइट चैप्टर जो है फिजिक्स के ऑप्टिक्स वाले ब्रांच में पढ़ा जाता है, ठीक है। लेकिन क्लास 10th में जो है हम लोग मेनली जो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो रे ऑप्टिक्स में पढ़ा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ही एक ऐसा फेनोमेना है जो लाइट को शो करे, बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे फेनोमेना हैं जो लाइट को शो कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं डिस्पर्सन का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, डिस्पर्सन हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, जिसको हम फिजिक्स में जो चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन आइज, उसमें ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये भी एक ऐसा फेनोमेना है जो कि शो करता है लाइट के फेनोमेना को। मैंने यहाँ पर लिख रखा है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसको मेनली हम क्लास 10 में पढ़ेंगे। अभी जो रे ऑप्टिक्स में पढ़ा जाएगा, उसके बाद डिस्पर्सन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी एक ऐसा फेनोमेना है जो कि लाइट को शो करता है। बाकी तो आप रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट जानते ही होंगे। नेक्स्ट जो है आपका वेव ऑप्टिक्स भी होता है, जिसमें लाइट का वेव नेचर को देखा जाता है। अब लाइट के वेव नेचर में क्या क्या हम लोग देखते हैं, तो उसमें बात करते हैं इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इंटरफ्रेंस, पोलराइजेशन, ये सारी चीजें जो है लाइट के वेव नेचर में देखा जाता है, इसीलिए उसको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा जाता है। समझ में आया कि नहीं आपको? बाकी कुछ ऐसे भी लाइट के फेनोमेना है जो कि वेव नेचर में भी नहीं दिखते हैं, रे ऑप्टिक्स में भी नहीं दिखते हैं। जैसे कि लाइट जो होता है कुछ पार्टिकल्स कंटेन करते हैं, जिसको फोटॉन्स या क्वेंटा बोला जाता है। समझ गए कि नहीं? मैंने यहाँ पे लिखा है लाइट कंटेन्स पार्टिकल्स लाइक फोटॉन्स, और क्वेंटा उसका नाम है, जिसको कि लगभग क्लास 12 में जाके आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है हम लोग क्लास 10 में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और एग्जाम्स में भी इससे बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 10 फिजिक्स ऑप्टिक्स ब्रांच का। समझ गए कि नहीं? चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे ये कि व्हाट इज लाइट। लाइट आखिर होता क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या रेडिएशन है, जिसको ह्यूमन आई जो है डिटेक्ट कर सकता है। मैं फिर से इस बात को बोलता हूं कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या रेडिएशन है, जिसको ह्यूमन आई जो है डिटेक्ट कर सकता है। यानी कि इसको सीधा सीधी बोल लो कि लाइट चैप्टर जो है उसमें हम लोग विजिबल रेडिएशंस के ही टर्म्स को लाइट में यूज करते हैं। मतलब कि जो विजिबल रेडिएशन है, जो ह्यूमन आई उसको डिटेक्ट कर सकती है, उसी के टर्म्स को केवल लाइट में हम लोग यूज करते हैं। समझ गए कि नहीं? तो सिंपली आपको भाषा में बता दिया कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या रेडिएशन है, जिसको ह्यूमन आई डिटेक्ट कर सकता है। उसी के टर्म को केवल हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, जिसको आप लोग पढ़े हो रेनबो। रेनबो आप लोग जानते हो, रेनबो में जो कलर्स होते हैं विबग्योर वाला, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जो भी ये कलर हैं, सातों कलर जिसका हम लोग इसमें यूज करते हैं रेनबो में, उसी को हम लोग लाइट चैप्टर में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं लाइट के जो मेन फेनोमेना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। आखिर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसको अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं रिफ्लेक्शन पर कि रिफ्लेक्शन आखिर होता क्या है। तो मैंने आपको यहाँ पर एक फिगर बना रखा है, जिसमें कि आप लोग देख रहे हैं कि एक इंसिडेंट लाइट
एक इंसिडेंट रेज उसको बोल लो, जो कहां हो रहा है, ये मिरर है, ठीक है, क्या है, ये एक मिरर है, प्लेन मिरर है, जिस पर एक इंसिडेंट रे क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। मतलब कि एक मिरर पे इंसिडेंट लाइट क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक मिरर है, ठीक है, इस पर एक इंसिडेंट रे यहां से आया, जैसे यहां पर फिगर मैंने बना रखा है। तो इंसिडेंट रे जब आया तो ऑफकोर्स सीधा सीधी है कि जब इस पे फॉल होगा तो क्या होगा, बाउंस होगा, क्या होगा, बाउंस होगा। तो वैसे ही मैंने यहां पर एक फिगर बना रखा है, इंसिडेंट रे आया और फिर क्या हुआ, ये बाउंस हुआ, क्या हुआ, बाउंस हो गया। अब जो है नेक्स्ट इसमें एक लाइन आपको बीच में दिख रहा होगा, इसको नॉर्मल लिखा है मैंने, एन डैश लिखा है, जिसको नॉर्मल बोलते हैं। तो ये जो है आपके प्लेन मिरर जो है, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन होगा, क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। कहां से, ये इसी पॉइंट से होगा जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे आकर फॉल हुआ है। समझ गए कि नहीं। तो अब ये फिगर आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो है, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलेंगे नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे लाइन जो मिल रहे हैं उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ गए कि नहीं। अब सीधा सीधी सवाल ये उठता है कि इसके नियम क्या है, लॉज क्या है, समझ गए कि नहीं। तो रिफ्लेक्शन की लॉज, दो लॉज हैं। तो फर्स्ट लॉ यहां पर ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ गए कि नहीं। फर्स्ट क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जिस एंगल पर इंसिडेंट रे फॉल हुआ है नॉर्मल से, ठीक है, उतना ही एंगल बनाकर रिफ्लेक्शन भी करेगा इसी नॉर्मल से। समझ गए कि नहीं। तो देखिए इंसिडेंट रे जितना है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सेम उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, ये फर्स्ट लॉज था आपका कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ गए कि नहीं। सेकेंड लॉज आपका यहां पर क्या करते हैं, उसके पहले एक थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं। ये तो आपका प्लेन सरफेस था। नेक्स्ट मान लीजिए कोई आपसे बोल दे कि रफ सरफेस होगा, तो क्या होगा सर, रफ सरफेस बोलने का मतलब है कि यहाँ पर ये प्लेन है, ये बिल्कुल जो है ये प्लेन है, लेकिन ऐसे 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 करके थोड़ा सा रफ सरफेस हो, ऊपर नीचे हो। तो समझ रहे हैं कि नहीं। तो उस रफ सरफेस पे अगर कोई भी इंसिडेंस करेगा तो नॉर्मल जो होगा देखिए इस तरह से बनेगा। जिस पॉइंट पर ये ड्रॉप किया उसी पॉइंट पर इस तरह से नॉर्मल बनेगा परपेंडिकुलर पर। समझ गए। और वहीं से उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्शन भी होगा, यानी कि फर्स्ट लॉ जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉमन इन बोथ प्लेन मिरर एंड रफ सरफेस। समझ गए कि नहीं। सेकेंड जो मैं आपको बता रहा हूं, सेकेंड जो होता है इंसिडेंस रे हो या रिफ्लेक्टेड रे हो या नॉर्मल हो, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। कहां होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। अब प्लेन बोलने का मतलब क्या होता है, प्लेन समझ रहे हो। मान लीजिए ये एक बोर्ड है, समझ गए कि नहीं। तो इंसिडेंस ऐसे गया, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन भी क्या, रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, इस तरह से होगा, और नॉर्मल भी इसी प्लेन में होगा, यानी तीनों एक ही प्लेन में लाइज करेंगे। तो सेकेंड नियम यहां पर मैंने आपको लिखा है कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंस रे और नॉर्मल लाइज इन अ सेम प्लेन। समझ गए कि नहीं। इस तरह से आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो मैं आपको रिफ्लेक्टेड रे किस तरह से आप लिखेंगे, स्टेटमेंट जो है मैं लिखवा देता हूं। पहले इसको रिफ्रैक्शन को समझ लेते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन जो होता है, अब मैं आपको यहां पर बताता हूं, यहां मीडियम की बात होती है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जब इंटर करता है तो उसके साथ क्या होता है। मीडियम आप समझते हैं ना, जैसे एयर ले लो, ग्लास ले लो, वाटर ले लो, ये अलग अलग मीडियम है। पानी में लाइट जाएगा तो क्या होगा, ग्लास के अंदर लाइट इंटर करेगा तो क्या होगा, एयर में लाइट ट्रेवल करेगा तो क्या होगा। तो यहां पर हम ध्यान से देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये एक एयर मीडियम ले लिए और दूसरा है ग्लास। यहां पर दो मीडियम हम लोग लिए हैं और इंसिडेंस कराए हैं। यहां से मान लीजिए एक लेजर लाइट ले लिए और यहां से हम लोगों ने इंसिडेंस कराया। समझ गए कि नहीं। तो जब इंसिडेंस कराते हैं तो जैसे ही ग्लास में इंटर करता है लाइट,
तो लाइट जो है यहां पर बेंड कर जाएगा। क्या होगा? बेंड करेगा। क्या होगा? बेंड कर जाएगा। बेंड का मतलब होता है कि ये लाइट जो है हल्का मुड़ जाएगा। समझ गए कि नहीं? समझ रहे हैं ना आप लोग? जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगा, लाइट जो होगा क्या होगा? हल्का मुड़ जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसी अब यहां पर क्या होगा? एक नॉर्मल ले लिए, इंसिडेंस रे लिए हम, और यहां पर आपको रिफ्रैक्टेड रे भी हम लोग दिखा दिए। समझ गए? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया। समझ गए? अब इसका लॉस क्या होगा? यही होता है रिफ्रैक्शन। अब इसका लॉस क्या होगा? तो फर्स्ट लॉ जो होगा आपको बिल्कुल सेम इसके सेकेंड लॉ की तरह ही होगा, यानी इसका भी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन में लाइज करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस का, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, तो यहां पर क्या चेंजेज आते हैं? लगभग थोड़ा सा सेम ही है, लेकिन यहां पर थोड़ा बहुत चेंजेज है, उसको देखते हैं। ठीक है? तो मान लीजिए मैं कंपेयर करता हूं अलग अलग जगह पर। मान लीजिए कभी मैं यहां पर लेजर लाइट रखा, फिर यहां पे रखा, फिर यहां पे रखा, इसको चेंज किया। मैं एंगल को बार बार क्या कर रहा हूं? चेंज करके देख रहा हूं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या फर्क पड़ रहा है। समझ गए कि नहीं? तो मैंने यहां पर लेजर लाइट रखा और एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज किया, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को जब पोजीशन चेंज कर रहा था मैं, तो उसमें मैंने फर्क देखा। I1 जब रखा एंगल ऑफ इंसिडेंस तो R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना, I2 रखा तो R2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना। तो यहां पर एक चीज कॉमन आया। वो क्या कॉमन था? वो कॉमन ये था कि साइन I अपॉन साइन R इज कांस्टेंट। क्या होगा? साइन I बाई साइन R जो होगा हमेशा कांस्टेंट आ रहा था। जब भी मैं पोजीशन चेंज कर रहा था बार बार अपने लेजर लाइट, समझ लो उसको मैं यहां पे फॉल कर रहा हूं, लेजर लाइट से लाइट को फॉल कर रहा हूं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बार बार जब मैं कंपेयर किया तो एक चीज कॉमन आया, साइन I बाई साइन R जो था हमेशा कांस्टेंट था। तो साइन I बाई साइन, मान लीजिए साइन 1 रखा मैंने, साइन I1 रखा और साइन R1 रखा, तो वहां पर एक चीज हमें कॉमन मिला, उसकी वैल्यू 1.5 मिली। सेकेंड टाइम में रखा साइन I2, फिर नीचे रखा साइन R2, तो वहां भी मुझे 1.5 वैल्यू आया। समझ गए कि नहीं? तो ये 1.5 जो है कांस्टेंट यहां पर एक टर्म हो गया, और इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। समझ गए कि नहीं? साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसको स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग अभी रिफ्लेक्शन को बाद में देख लिए हैं। अब हम थोड़ा सा रिफ्लेक्शन को और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है? अब आते हैं थोड़ा सा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि जो साइन I बाई साइन R के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो मान लीजिए कोई इंसिडेंस रे है और फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जब इंटर करता है, क्या होता है? जब फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जब इंटर करता है, तो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले जाने थे कि एक कांस्टेंट टर्म हमें मिला था, साइन I बाई साइन R की जो वैल्यू थी एक कांस्टेंट मिल रही थी। ठीक है? तो जो ये साइन I बाई साइन R जो है सेकेंड मीडियम के बारे में हमें कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन देता है, कुछ अच्छा डिटेल्स देता है। समझ गए कि नहीं? तो उसका हम लोग इज्जत किए और उसका एक नाम दे दिया हम लोगों ने। क्या किया? उसका एक नाम दे दिया, उस वैल्यू का, उस क्वांटिटी का एक नाम दे दिया हम लोगों ने यहाँ पर। तो साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू n/1 लिख दिया हमने। n/1 बोलने का मतलब क्या होता है? तो n/1 बोलने का मतलब ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि जब फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में लाइट जब इंटर करता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि उसकी क्वांटिटी क्या होती है, उसका वैल्यू क्या हो जाता है। समझ गए कि नहीं? तो ये हम लोग साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू n/1 लिखने का मतलब यही होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या उसकी वैल्यू आएगी। समझ गए कि नहीं?
तो ये साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n21 हमने लिख लिया, जो हेल्प करता है हम लोग को मीडियम ट्रेवल जब करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। समझ गए कि नहीं, मीडियम चेंज करता है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि मान लीजिए एक मीडियम हमने एयर ले लिया और दूसरा हमने मीडियम ग्लास ले लिया। क्या ले लिया? एयर ले लिया और दूसरा हमने मीडियम यहाँ पर ग्लास ले लिया। तो अगर एयर से ग्लास में लाइट को इंटर कराते हैं यहाँ पर, तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। उसकी वैल्यू हमें क्या आती है? 1.5। क्या उसकी वैल्यू आ जाती है? 1.5। तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे आपको बता रहा हूं नॉर्मली। तो साइन आई बाई साइन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। वैल्यू कितना आया यहाँ पर आपको? 1.5। अब 1.5 है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो कुछ ना कुछ उसकी यूनिट होनी चाहिए। तो सर यूनिट क्या है? तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट। अब देखिए भैया, ये तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक चीज है, ट्रिग्नोमेट्री में सेम रेशियो है यहाँ पर, तो फिर कोई यहाँ पर आता ही नहीं है यूनिट। समझ गए कि नहीं? इसका कोई यूनिट नहीं होता है, 1.5 है बस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर और ग्लास दो मीडियम है, उसका जब मीडियम में ट्रेवल कर रहा है लाइट, जब चेंज हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो उसकी वैल्यू 1.5 आएगी। अब चलिए मान लीजिए मीडियम हम चेंज कर देते हैं, एयर से वाटर कर देते हैं। तो एयर वाटर का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर लगभग 1.33 वैल्यू आ रहा है। अगर डायमंड ले लेते हैं तो 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर विल बी 2.42। समझ गए कि नहीं? तो ये आपका क्लियर हुआ? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे क्लियर हो रहा है, आपको पता चला? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कि ग्लास स्लैब के बारे में। ग्लास स्लैब आप लोग जानते हैं कैसा होता है? माचिस का डिब्बा जैसे आप लोग देख लीजिए, जो पूरा माचिस का डब्बा जो है, समझ लीजिए कि इस ग्लास का बना हो। समझ गए कि नहीं? ये इतना बड़ा माचिस का डब्बा आप समझ लीजिए, ठीक है, ये पूरा ग्लास का बना हुआ है। अब इसमें हम लोग लाइट को रिफ्लेक्ट कराकर देखेंगे कि कैसे होता है, क्या इसमें प्रोसेस उसका हो रहा है। समझ गए कि नहीं? तो ये समझ लीजिए मैंने यहाँ पर आपको बनाया है ग्लास स्लैब, ठीक है, आप देख रहे हैं। अब इस फिगर में हम लोग ध्यान से देखते हैं कि इंसिडेंट रे यहां से हुआ है। इस ग्लास स्लैब में इंसिडेंट हम लोगों ने कराया है, और इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्रैक्ट हुआ है, और रिफ्रैक्ट होने के बाद जब ये लाइट इस ग्लास स्लैब से इंटर होकर बाहर निकला है, तो बाहर होने के बाद जो लाइट निकलती है, जो रेज निकल रही है, उसको हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। तो ये हो गया इंसिडेंट रे, उसके बाद रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गया इमर्जेंट रे। समझ गए कि नहीं? तो अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो यहां पर देख रहे हैं हम लोग बना एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर उसके बाद बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसके बाद बन गया एंगल ऑफ इमर्जेंट। समझ गए कि नहीं? तो इस लॉज में क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट होगा। उसके बाद इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या होगा? दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा। क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, यानी ये लाइन सीधे ऐसे जाएगा और ये लाइन भी ऐसे जाएगा। ये दोनों लाइन क्या होगा? एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो वही मैंने लिखा है इंसिडेंस रे पैरेलल टू इमर्जेंट रे, उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। समझ गए कि नहीं? तो ये आपको फिगर समझ में आ रहा है। मेनली हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस पॉइंट पर। समझ गए कि नहीं कि क्या चेंजेस आते हैं? देखिए मैंने उस पोजीशन को यहाँ पर बनाया है, एयर से ग्लास में जब इंटर कर रहा है तो क्या होता है। देखिए जैसे यहाँ पर एयर से ग्लास में लाइट इंटर किया, एयर से ग्लास में लाइट जब इंटर होता है तो क्या होता है? तो जब इंसिडेंस रे ग्लास में इंटर किया तो ये बेंड किया, क्या करता है उसके बाद? बेंड करेगा। मैं बताया था आपको, तो किधर बेंड करेगा? तो टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। जब एयर से ग्लास में जाएगा, यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब एंटर करेगा तो टूवर्ड्स बेंड करेगा, और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, यानी जब इस ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगा, यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा। समझ गए कि नहीं?
तो मैंने यहां पर आपको लिख भी दिया इसको कि रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल एंड डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम बेंड्स अवे नॉर्मल। समझ गए कि नहीं? इसको याद रखना बहुत इजी है। मैंने आपको एक ट्रिक बता देता हूं। डर, क्या एक डर वर्ड यहां पर ले लेते हैं, DAR। समझ गए कि नहीं? डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाएगा तो बीच में क्या बचा, A, यानी कि अवे फ्रॉम, क्या अवे फ्रॉम नॉर्मल। समझ गए कि नहीं? तो आपको जब पहला याद हो गया तो दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा। रेयर मीडियम टू डेंसर जब जाएगा तो टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो ये आपको पॉइंट समझ में आया यहाँ पर। ये थोड़ा सा एक मेन पॉइंट था ग्लास स्लैब के बारे में। हम लोग यहाँ पर रिफ्लेक्टेड करवा कर देख लिए लाइट को, मीडियम चेंज करा के भी देख लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में इसका पढ़ेंगे। समझ गए? बाकी इसके बारे में आप हमको नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा रहा और क्या रहा। और आपको अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम्स है या कुछ गलती आपको दिखती है तो आप बिल्कुल नीचे में बता सकते हैं। थैंक यू।